हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी गुड एट योर होम एंड स्टडिंग वेल। तो एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मानव का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, किस प्रकार जो है सूचनाएं जो है डीएनए के थ्रू जो है नेक्स्ट संतति में पहुंचती हैं। उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करें। देखिए, मानवों में लिंग निर्धारण मैंने आपको कल भी बता दिया था, एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। मैंने आपको बताया था मनुष्य में XY क्रोमोजोम होते हैं और औरत में XX क्रोमोजोम होते हैं। तो जब मनुष्य से X क्रोमोजोम आएगा तो मादा से तो X ही आएगा, तो क्या बनेगी? मादा। ठीक है। और जब मनुष्य से Y क्रोमोजोम जाएगा और औरत से X आए तो बनेगा नर। ठीक है। तो इस प्रकार जो है मनुष्य के लिंग का निर्धारण जो डिपेंड करता है वो करता है नर के ऊपर। तो इस प्रकार जो है मनुष्य के लिंग निर्धारण होता है। फिर हमने पढ़ा था जैव विकास। जैव विकास किस प्रकार होता है, तो ये हमने इसमें स्थिति एक पढ़ी थी कि लाल भृंगों का समूह है जो जनन के द्वारा हरे रंग बनाता है। हरे रंग वाले जो सभी भृंग होते हैं उनमें से एक ही हरा होता है, बाकी को कुआ खा जाता है। ठीक है। तो भृंगों की संख्या में कमी आ जाती है। जबकि दूसरे तरफ जो थे एक भृंग हरा होता है और संतति भी हरी होती है। तो हरी जो है झाड़ियों में अपने आप को छिपा लेते हैं, इस प्रकार का वो उनको ढूंढ नहीं पाता और उनकी संतति बच जाती है, उनकी संख्याओं में वृद्धि होती रहती है। ये हमने कल पढ़ा था। तो अब है स्थिति 2। आज की हम पढ़ेंगे स्थिति 2। पहली स्थिति हमने पढ़ ली, दूसरी स्थिति में देखते हैं क्या होता है। लाल भृंगों का समूह है। ठीक है। जनन द्वारा उनमें रंग परिवर्तन होता है। अब रंग परिवर्तन होता है तो दो तरह से बनता है। सभी भृंग लाल बनते हैं, सभी भृंग दूसरी तरफ नीले बनते हैं। ठीक है। अब सभी भृंग लाल बनते हैं तो उसमें केवल एक ही नीला बनता है और दूसरी तरफ सभी भृंग नीले ही बनते हैं। अब जनन होता है तो जो लाल भृंग हैं उनकी संख्या में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। इस तरफ जो नीले भृंग होते हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होती है। ठीक है। तो जब दोनों मिलते हैं तो आगे कौवा लाल तथा नीले भृंगों को पहचान कर खा सकता है। ठीक है। क्योंकि वह उनको पहचान करता है, लाल भी अलग से है और नीला भी अलग से होता है। तो भृंगों की संख्या में क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि लाल और नीले रंग जो है, लाल भृंग नीले से अधिक थे, इसीलिए भृंगों की संख्या में कमी हो जाएगी। अब अचानक हाथी आता है और भृंगों सहित जो हरे रंग के झाड़ी में छुपे होते हैं उनको भृंगों सहित रौंद देता है। ठीक है। आप समझिए, स्थिति दूसरी है। अब हाथी आता है और भृंगों को जो झाड़ी में छिपे थे उनको रौंद देता है झाड़ी से। तो संयोग से नीले भृंग बच जाते हैं और कुछ संयोग से नीले भृंग बच जाते हैं, क्योंकि नीले भृंग जो है लाल रंग से अधिक थे। तो इस प्रकार स्थिति का निष्कर्ष क्या निकलता है? इस प्रकार स्थिति का निष्कर्ष यह निकलता है कि रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला। यह संयोग ही था कि दुर्घटना के कारण एक रंग की भ्रूण समष्टि बच गई, जिससे समष्टि का स्वरूप बदल गया। ठीक है, प्रजाति का। अतः छोटी प्रजाति में दुर्घटनाएं किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती हैं, जबकि उसका उत्तरजीविका हेतु कोई लाभ नहीं होता। तो ये मतलब हुआ कि अगर किसी भी समष्टि में कोई आपकी जीन की आवृत्ति, जो जीन से कलर निकला, तो वह उसकी जीने की प्रक्रिया को तो प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन उसकी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती है। यानी उत्तरजीविका को प्रभावित नहीं कर सकती, वो उसके अपने व्यवहार, अपने रहन से डिपेंड करती है। तो ये थी स्थिति दूसरी। अब हम एक और स्थिति देख लेते हैं, स्थिति तीसरी। इस स्थिति में क्या देखते हैं? देखिए, लाल भृंगों का समूह है। अब भृंगों के आवास झाड़ियों के पास रोग लग जाते हैं। मान लीजिए आप लाल भृंगों का समूह है, उसके आसपास जो झाड़ियाँ हैं उसमें एक रोग लग जाता है। तो भृंगों के क्या हुआ? औसत बाहर के अल्प पोषित भोजन की कमी हो जाती है। तो भृंगों में क्या होता है? झाड़ियाँ जो है रोग लगा हुआ है, उनमें पोषण तत्व पूरे नहीं है, इस कारण उनमें कुपोषण हो जाता है और भृंगों की संख्या में या भार में कमी आ जाती है ड्यू टू कुपोषण की वजह से। तो भृंगों की संख्या में निरंतर क्या होती रहती है? फिर गिरावट होती रहती है और वो कुपोषण की वजह से मरते जाते हैं और पौधों का रोग समाप्त हो जाता है। उसके बाद कुछ समय के बाद पौधों का रोग समाप्त हो गया, फिर क्या होता है? भृंगों की संख्या तथा भार में दोबारा से वृद्धि होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इस स्थिति में निष्कर्ष यह निकलता है कि भृंगों की जनसंख्या में कोई आनुवंशिक परिवर्तन नहीं आता। जनसंख्या में प्रभाव कुछ समय के लिए पर्यावरण के कारण भी आता है। तो इस स्थिति में यह निष्कर्ष निकलता है।
तो जब हमने तीनों स्थितियां पढ़ी, देखिए उन तीनों स्थितियों के निष्कर्ष को एक बार पुनः देख लेते हैं। पहली स्थिति यह बोलती है क्या कि हरे भृंगों को प्राकृतिक चयन का फायदा हुआ, लेकिन वे हरी झाड़ियों में दृश्य नहीं हुए, इसलिए उनकी संख्या जो है कौओं द्वारा नहीं खाई गई और वह बच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृतिक चयन भृंग समष्टि जाति में अनुकूल दर्शा रहा है, जिससे समष्टि पर्यावरण में और अच्छे से फल फूल रही है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है दूसरी स्थिति का कि रंग परिवर्तन से अस्तित्व में रहने का कोई लाभ नहीं है। यह तो संयोग ही था कि दुर्घटना के कारण एक रंग की समष्टि बच गई और जिससे समष्टि का रूप बदल गया। अतः छोटी समष्टि में दुर्घटना किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित नहीं करती, जबकि उसकी उत्तरजीविका का कोई लाभ नहीं है। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन में क्या निष्कर्ष निकलता है? तीसरी कंडीशन ये बोलते हैं कि भृंगों की जनसंख्या में कोई आनुवंशिक परिवर्तन तो होता ही नहीं। जनसंख्या में प्रभाव कुछ समय के लिए पर्यावरण के कारण आ सकता है। तो ये अभी आप अच्छी तरह बच्चों समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक भी आपको अच्छी तरह क्लियर हुआ। अब इसके आगे देखते हैं उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण। उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? उपार्जित मतलब जो हम अपने जीवन काल में ग्रहण करते हैं अपने सोसाइटी से, अपने पर्यावरण से, उनको बोलते हैं उपार्जित लक्षण। और आनुवंशिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो हमें जेनेटिकली अपने एंसेस्टर्स, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों से प्राप्त जीन के माध्यम से होते हैं। तो चलिए अब इन दोनों बीच में अंतर देख लेते हैं। उपार्जित लक्षण में नंबर 1, ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में खुद प्राप्त किए जाते हैं, जबकि आनुवंशिक लक्षण ये लक्षण जीवों में वंशानुगत होते हैं, यानी पीढ़ियों दर पीढ़ी आते रहते हैं। नंबर 2, उपार्जित लक्षण ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते, वो अगली पीढ़ी को वंशानुगत स्थानांतरित नहीं होते, जबकि आनुवंशिक लक्षण ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित भी होते हैं। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट, उपार्जित लक्षण जैव विकास में बिल्कुल भी सहायक नहीं होते, जबकि आनुवंशिक लक्षण जैव विकास में सहायता करते हैं। उपार्जित लक्षण जो जैव विकास में सहायक नहीं होते, उनका उदाहरण है अल्प पोषित भृंग के आधार में कमी होना, मैंने बताया। उसके बाद आनुवंशिक लक्षण जो जैव विकास में सहायक हैं, उनका उदाहरण है मानव के आंखों व बालों का रंग, जो कि एनवायरनमेंट से नहीं आता, वो हमेशा माता पिता के गुणों के द्वारा ही बच्चों में आता है, यानी वह वंशानुगत है। तो बच्चों इस प्रकार जो है हमने उपार्जित और आनुवंशिक लक्षणों क्या होते हैं वो समझा, और उनके बीच में अंतर क्या होता है वो भी समझा। तो इसको आप ध्यान से समझिए। कई बार ये प्रश्न आ जाता है 3 नंबर में या 2 नंबर में कि उपार्जित और आनुवंशिक लक्षणों की परिभाषा करें और उनको अंतर भी बताएं। तो इसके बाद है आपका, इसके बाद जो हमारा जाति उद्भव किस प्रकार होता है, आनुवंशिक विचलन क्या होता है, विकासीय संबंध योजना क्या होती है, ठीक है, विकास परिवर्तन क्या होता है, विकास के चरण किस प्रकार होते हैं, और आणविक जातिगत क्या होता है। तो इसमें से हम थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं, बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी पढ़ते हैं हम, हाँ, जाति उद्भव किस प्रकार होता है। जाति उद्भव मतलब जाति का निर्माण किस प्रकार होता है। तो जीन प्रभाव, नंबर 1 है जीन प्रभाव के द्वारा। तो उन 2 समष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती है, किंतु आंशिक रूप से अलग अलग हैं। तो जीन प्रवाह उन 2 समष्टियों या प्रजातियों के बीच में होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते, किंतु आंशिक रूप से अलग अलग होती हैं। ठीक है, जैसे उप समष्टि X1 है, ये स्थानीय है, और X2 है अप्रवासी। तो क्या बनाएंगे, ये जनन करेंगे, आगे बनेगा जीन प्रवाह, और स्थानीय समष्टि में विभिन्नता उत्पन्न होती है। उसके बाद दूसरा है आपका आनुवंशिक विचलन। किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में, यानी आने वाली आगे की पीढ़ियों में जीन्स की बारंबारता से अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना। यानी आनुवंशिक विचलन क्या हुआ, किसी भी एक प्रजाति में उत्तरोत्तर अगली पीढ़ियों में जीन्स की बारंबारता, जीन का बार बार रिपीट होने से अचानक कोई परिवर्तन आ जाता है, उसको बोलते हैं आनुवंशिक विचलन। तीसरा है प्राकृतिक चुनाव। वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूलन करते हैं। तो इसमें प्रकृति का रोल होता है, जो कि ऐसे जीवों को चुनती है जो बेहतर तरीके से अपने आप को अनुकूलित कर सके, इसको बोलते हैं प्राकृतिक चुनाव। बाकी जीवों को वो नष्ट कर देती है। उसके बाद है भौगोलिक पृथक्करण। भौगोलिक मतलब भौगोलिक दृष्टि से, तो जनसंख्या में नदी, पहाड़ आदि के कारण आता है, यानी जनसंख्या में नदी, पहाड़ आदि के कारण भी बदलाव आता है। इसमें 2 उप समष्टि के मध्य अंतर जनन नहीं हो पाता, यानी जैसे जनसंख्या है
कोई जनसंख्या एक पहाड़ से दूसरी तरफ रहती है, नदी के दूसरी तरफ एक नदी की इस तरफ, तो वो आपस में जो है उनमें अंतर्जनन यानी इंटर जो है रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे के पास नदी यानी भौगोलिक बैरियर की वजह से नहीं जा पाएंगे। तो भौगोलिक पृथक्करण भी एक कारण होता है किसके लिए, जीन प्रभाव जाति के उद्भव को रोकने के लिए। तो ये थे आपके जातीय उद्भव क्या होता है और उसको किस प्रकार कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। इसके बाद है बच्चों आनुवांशिक विचलन। अब आनुवांशिक विचलन क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। आनुवांशिक विचलन देखिए, इसमें समष्टि Z दिखाई है, समष्टि Z जो है समष्टि Z1 और Z2, ठीक है। ये भौगोलिक रूप से अलग नदी और पहाड़ के बीच में है, तो उनकी जो पीढ़ियाँ बनती हैं उत्तरोत्तर पीढ़ियाँ वो क्या होंगी, देखिए विभिन्न परिवर्तनों का संग्रहण समष्टि Z1 और उपसमष्टि Z2 आपस में संग्रहण होगा, आनुवांशिक विचलन होगा, उनमें आनुवांशिक विचलन होगा और प्राकृतिक विचलन यानी नेचुरल सिलेक्शन भी होगी, और उसके बाद उपसमष्टि Z1 और Z2 का अंतर्जनन में असमर्थ होंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में है भौगोलिक बैरियर्स यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। तो ये आपका आनुवांशिक विचलन कहलाता है। अब इसके बाद विकासीय संबंध योजना। विकासीय संबंध योजना क्या होती है इसके आगे हम बच्चों अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को अगले वीडियो में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा वो आपको मुझे उम्मीद है पूरी अच्छी तरह से समझ आया होगा, और आपने आज के टॉपिक में जो मैंने मेन चीज़ें और पूरी डिटेल में समझाई है वो भी आपने अच्छी से ग्रहण की होगी। तो चलिए बच्चों आज के वीडियो की आपकी समझ को परख लेते हैं, और चलिए आज के जो प्रश्न बनते हैं आपके वीडियो के इसके चैप्टर के जो हमने टॉपिक पढ़ा उसकी तरफ चलते हैं और उसको देख लेते हैं। चलिए तो बच्चों ये रहा आपका आज का कार्यपत्र जो आज के टॉपिक से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न क्या है, देखिए मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है ये आपने बताना है, प्रोसेस को समझाना है, आपको अच्छी तरह मैंने समझाई। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, उपार्जित और अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं और इनमें अंतर बताना है आपने, तो ये भी आपने बताना है। तो ये दोनों ही प्रश्न आपको आज अच्छे टॉपिक से समझाया है मैंने, तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ पाए होंगे आप और अच्छे से कर पाएंगे। यही प्रश्न आपकी आज की टॉपिक की समझ को बताएंगे। तो चलिए बच्चों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इस चैप्टर के अंतिम भाग की तरफ अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।